हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एल्गा है आपके सिलेबस में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस पर बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में अधिकतर एक सवाल पूछा जाता है। एल्गा का नाम है, यहाँ लिखते हैं यदि आपको दिखाई देगा, पॉलीसाइफोनिया। पॉली माने बहुत सारे और साइफन माने ट्यूब्स। तो जैसे नाम से पता लग रहा है, पॉली माने बहुत से, साइफन माने ट्यूब। तो ये जो सवाल है जिसका नाम पॉलीसाइफोनिया है, इसका थैलस बहुत से ट्यूब से मिलकर बना होता है, एक से ज्यादा ट्यूब से मिलकर बना होता है, पॉलीसाइफोनस होता है, इसलिए पॉलीसाइफोनिया कहते हैं। तो जो एल्गा पॉलीसाइफोनिया है, आप यहाँ मेरी फिंगर आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो एल्गा पॉलीसाइफोनिया है ये एक क्लास है एल्गा का, रोडोफाइसी। उस रोडोफाइसी का मेंबर है और भारत में करीब इसकी प्रजातियां, करीब 19 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जो प्रजातियां मिलती हैं वे समुद्रों में मिलती हैं, जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं उसमें पाई जाती हैं। और जो थैलस है पॉलीसाइफोनिया का, यानी पौधा जिसको आप बोल सकते हैं, चूंकि एल्गा है इसलिए हम इसको थैलस कहेंगे। तो जो थैलस है यूजुअली लिथोफिटिक होता है, यानी समुद्र के किनारे जो चट्टाने हैं उन पे चिपका रहता है। जैसे आप देखते हो कोई चिड़िया का पंख या किसी बगुले का पंख, किसी बर्ड का पंख टूट करके गिर जाए और चिपक जाए, इस तरह की फॉर्म, फ्रीगरी फॉर्म में थैलस देखने को मिलेगा। यहाँ एक मॉर्फोलॉजी बनी हुई है, अगर आप एक थैलस को देखें तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, क्या, पॉलीसाइफोनिया एल्गी का थैलस। तो ये बात तो डिस्ट्रीब्यूशन की हो गई। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये जो मैं वीडियो बनाता हूं, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो बरेली कॉलेज बरेली में गांव देहात का बच्चा पढ़ने आता है, इस गांव देहात के बच्चे को कैसे अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो या कैसे मदद मिल सके। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी बच्चा आता है वो ज़्यादातर गांव देहात से बच्चा आता है। नवाबगंज, बहेड़ी, मीरगंज, फरीदपुर, आंवला, ये जो हमारी तहसीलें, इनसे बच्चा आता है। शाहजहानपुर, कटरा, तिलहर, बंडा, इनसे बच्चा आता है। इधर भोजीपुरा, इवन रामपुर, बिलासपुर तहसील तक से बच्चा पढ़ने आता है। तो जो छात्र गांव देहात का है उसकी कैसे मदद हो सके, इस उद्देश्य से मैं इस तरह की वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो एक एल्गा है वो, उसका नाम है पॉलीसाइफोनिया, हम उसकी बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट एल्गा रेड एल्गी, अधिकतर इस पर सवाल आते हैं। या तो मॉर्फोलॉजी पूछता है एग्जामिनर पॉलीसाइफोनिया की, या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी निषेचन के बाद जो परिवर्तन होते हैं, निषेचनोपरांत जो परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में परीक्षक आपसे पूछता है एमजीपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में, या वैसे। तो हम बात करते हैं पॉलीसाइफोनिया की। मैं हैबिटाट आपको बता चुका हूँ, कहाँ मिलेगा, तो मैंने बताया समुद्र में मिलेगा। किस फॉर्म में, तो कई बार पेड़ों से चिपका रहेगा तो एपिफिटिक हो गया, पत्थर से चिपका रहेगा तो लिथोफिटिक हो गया। और जैसा कि नाम में मैं दोबारा बताता हूँ, पॉली माने बहुत से, साइफन माने ट्यूब, यानी थैलस को यदि हम देखें तो 2 से ज्यादा साइफन इसके थैलस में मिलेंगे। किसके थैलस में, पॉलीसाइफोनिया के थैलस में। ये बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। आराम से इस वीडियो को देखें, सुने, और एक एक संरचना में उंगली रख के बताऊंगा, तो आपको क्या होगा, उससे एक अंदाजा होगा। किताब में पढ़ेंगे, वीडियो सुनने के बाद तो फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा ये बात हमको ऐसे समझनी थी। तो शुरू करते हैं। तो यदि हम एक थैलस देखें तो हम ये पाते हैं कि जो थैलस है उसका जो एपिकल पोर्शन है वो पॉलीसाइफोनस नहीं है, वो 1 या 2 उसमें साइफन पाई जाएगी जो एपिकल सेल कहलाएगी। और इस एपिकल सेल से एपिकल ग्रोथ होगी, किसमें, पॉलीसाइफोनिया के थैलस में। पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस है वो 2 भागों में बटा है। जैसे हमने एक्टोकार्पस की बात की, अगर याद हो आपको, हमने कहा था कि एक सिस्टम प्रोस्ट्रेट है, दूसरा सिस्टम इरेक्ट है। तो पॉलीसाइफोनिया के केस में भी
अगर हम थैलस को देखें तो एक सिस्टम प्रोस्टेट होता है जो जमीन पर रेंग करके चलता है, जमीन के सहारे चलता है, और दूसरा सिस्टम कैसा होता है, इरेक्ट होता है, जो सीधा डेवलप होता है। तो जो एक महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी है आपको, जो प्रोस्टेट सिस्टम है पॉलीसाइफोनिया का, उस प्रोस्टेट सिस्टम से यूनिसेलुलर राइजोइड्स डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होता है, यूनिसेलुलर राइजोइड्स। और ये जो यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं ये ब्रांच भी हो सकते हैं, जबकि एल्गा में सामान्यतः सहबालों में राइजोइड नहीं पाए जाते हैं। राइजोइड का पाया जाना जो ब्रायोफाइट्स उनका लक्षण है, लेकिन पॉलीसाइफोनिया की कुछ प्रजातियों में जो प्रोस्टेट सिस्टम होगा, जो जमीन से लगा हुआ हिस्सा होगा तने का, पौधे का, थैलस का, उसमें यूनिसेलुलर राइजोइड एक कोशिकीय मूलाभास दिखाई देते हैं या मिलते हैं। ये प्रोस्टेट। इरेक्ट सिस्टम को देखें तो मेरी फिंगर आपको दिखाई दे रही होगी। इरेक्ट सिस्टम को देखें तो यहाँ एपिकल पोर्शन है, यहाँ से ब्रांचेस डेवलप हो सकती है। और यहाँ देखें आप सेंटर में तो 3 प्रकार के साइफन आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए बीच में एक सेंट्रल साइफन है, साइफन माने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो कोशिकाएं वो कैसी हैं, कोशिकाएं कैसी हैं, आयताकार है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल सेल्स है। तो आप ये देखिए ये ट्यूब 3 दिखाई दे रही है, बीच सेंटर में सेंट्रल ट्यूब, और पेरी माने चारों ओर, पेरी माने उसको कवर करना, करते हुए। तो ये देखिए सेंट्रल और उसके जो दोनों ओर हैं, दोनों ओर वो पेरी सेंट्रल, पेरी सेंट्रल साइफन, एक सेंट्रल साइफन बीच में, दोनों ओर जो साइफन है वो पेरी सेंट्रल साइफन। अब अगर हम एक साइफन को देखें तो हम ये देखते हैं कि कोशिका में जो न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएट सेल है। और अगर आप सेल को ध्यान से देखोगे तो आप ये पाते हो कि जो सेल है उसमें पैराइटल पोजीशन में क्रोमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, पैराइटल पोजीशन में। और खास बात यह है जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं उनमें पायरेनॉइड नहीं प्रेजेंट होते। पॉलीसाइफोनिया का जो क्रोमेटोफोर है उसमें पायरेनॉइड नहीं पाया जाएगा। और अगर कोशिका भित्ति देखें तो हम ये देखते हैं जैसा हम बात कर रहे थे थियोफाइसी में, ठीक ऐसे ही बाहर की ओर जो सेल वॉल है वो पैक्टिन की बनी होगी, और अंदर की ओर जो सेल वॉल है वो काहे की बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। और जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वो फ्लोरिडियम स्टार्च की फॉर्म में पाया जाएगा। तो ये तो बात हो गई कोशिकाओं की और साइफन की। अब यदि लाइफ साइकिल देखें तो पॉलीसाइफोनिया की जो लाइफ साइकिल वो ट्राइफेजिक है, 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल कैसी है, ट्राइफेजिक है, 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। आपने पूछा सर कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, आपने पूछा नहीं पूछा, लेकिन मैं अपने पास से बताता हूँ, अपने पास से ही सवाल करता हूँ, अपने पास से ही आपको जवाब देता हूँ। आपने पूछा सर कौन कौन सी ट्राइफेजिक अवस्थाएं हैं, तो बच्चों, साथियों, दोस्तों, छात्रों, समझ लो इस पर कई बार सवाल पूछा, आपके पास अनसॉल्व्ड है, आप उसको उलट के देखिए, पलट के देखिए, आपको पता लगेगा कितनी बार पॉलीसाइफोनिया पर सवाल आया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा और आपका जो नंबर है वे तय है, तो अच्छे नंबर आपके आएंगे आप यदि वीडियो को समझ लोगे। और मान लीजिए कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, आपको लगता है कि ये विषय मेरी समझ में नहीं आया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, सर हमको ये बात समझ में नहीं आई। बरेली कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सीधे आके मुझसे पूछ लीजिए, मुझको ईमेल कर दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मुझको फ़ोन कॉल कर सकते हैं। और वर्किंग, ये सारे काम वर्किंग आवर्स में आप अगर फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो सुबह 10 से 2 के बीच आप ऐसा कर सकते हैं। महाविद्यालय आते हैं कॉलेज, यहाँ की मुझसे बात कर लें। तो खैर आगे बढ़ते हैं पॉलीसाइफोनिया पर। तो हमने मॉर्फोलॉजी की बात कर ली, अब हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो पॉलीसाइफोनिया में ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है, यानी जीवन में 3 अवस्थाएं मिलेंगी। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल की बात करते हैं। सबसे पहले जो लाइफ साइकिल है वह है टेट्रास्पोरोफाइट। कौन सी लाइफ साइकिल है,
टेट्रास्पोरोफाइट। ये जो टेट्रास्पोरोफाइट लाइफ साइकिल है, ये टेट्रास्पोरोफाइट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज है। किसकी स्टेज है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज है। एक और मैं आपको बात बताऊं, जो टेट्रास्पोरोफाइट लाइफ साइकिल है वो एसेक्सुअल की स्टेज तो है ही, साथ ही साथ डिप्लॉयड थैलस पे डेवलप होती है। कहाँ डेवलप होती है? डिप्लॉयड थैलस पे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पहली स्टेज है टेट्रास्पोरोफाइट, जो डिप्लॉयड थैलस पर डेवलप होती है। और डिप्लॉयड थैलस पर डेवलप होने से पहले ये बनती कहाँ से है? तो यदि आप देखें तो जो टेट्रास्पोरोफाइट स्टेज है वो आती है कहाँ से? कार्पोस्पोरोफाइट से या कार्पोस्पोर से। कहाँ से आती है? कार्पोस्पोर से आती है। और कार्पोस्पोर डेवलप होकर के क्या बनाते हैं? टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं। तो पहली स्टेज कौन सी है? टेट्रास्पोरोफाइट स्टेज है। इसमें क्या होता है, यदि आप थैलस को देखें, टेट्रास्पोरोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, आप मेरी फिंगर को देखें तो आप ये पाते हैं कि टेट्रास्पोरोफाइट के केस में जो सेंट्रल साइफन है, ये देखिए, ये पहली सेंट्रल साइफन है, मेरी फिंगर दिखाई दे रही होगी, ये लिखा है पहली सेंट्रल साइफन, ये लिखा है सेंट्रल साइफन। जो सेंट्रल साइफन है वो क्या करती है? टेट्रास्पोरेंजियम बनाती है। क्या बनाती है? टेट्रास्पोरेंजियम। टेट्रा माने 4, स्पोरेंजियम माने बेयरिंग स्ट्रक्चर। वह स्ट्रक्चर जिसमें 4 टेट्रास्पोर मौजूद होंगे या जो 4 टेट्रास्पोर बनाएंगे, टेट्रास्पोरेंजियम कहलाएगा। तो यहाँ टेट्रास्पोरेंजियम बनाती है। एक टेट्रास्पोरेंजियम को देखें तो आप ये देखेंगे ऊपर ग्लोबोस टाइप का है और नीचे स्टार्च सेल मौजूद है। इस तरह से टेट्रास्पोरेंजियम बनता है। और टेट्रास्पोरेंजियम के डिवीजन से ही क्या बनता है? टेट्रास्पोर या टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट में टेट्रास्पोरेंजियम मौजूद है और टेट्रास्पोरेंजियम से क्या बनेंगे? टेट्रास्पोर बनेंगे। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। देखिए क्या है, क्या बनेंगे? टेट्रास्पोर बनेंगे। लेकिन ये जो टेट्रास्पोर होंगे, ये टेट्रास्पोर हैप्लॉइड होंगे, मियोसिस के बाद बनेंगे। इस बात को मैं अक्सर कहता हूं आप लोगों से, यदि रुमाल है तो गांठ बांध लीजिए। ये पौधा डिप्लॉइड था जिस पर टेट्रास्पोर बने, लेकिन टेट्रास्पोर हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस के बाद बने। तो टेट्रास्पोर क्या होगा? टेट्रास्पोर फ्री हो जाएगा। टेट्रा माने 4, स्पोर माने स्पोर। टेट्रास्पोरोफाइट से 4 टेट्रास्पोर बने। अब जो 4 बने मियोसिस के बाद, उसमें से 2 जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और 2 जर्मिनेट होकर के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो यहां से शुरू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहां से? टेट्रास्पोर के जर्मिनेशन से। तो अगर हम मेल पौधा देखें, पॉलीसाइफोनिया का जो पौधा है वो यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल नहीं है। ठीक है, यानी डायोसियस है। मेल पौधा अलग होगा और फीमेल पौधा अलग होगा। तो यदि हम एक मेल पौधे को देखें, पॉलीसाइफोनिया के एक मेल पौधे को देखें, तो हम ये पाते हैं कि जो पॉलीसाइफोनिया का मेल प्लांट है, नर पौधा है, उस नर पौधे में कुछ विशेष प्रकार की शाखाएं मिलती हैं। उन शाखाओं को, विशेष प्रकार की ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए, ट्राइकोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्राइकोब्लास्ट। ये जो ट्राइकोब्लास्ट है, देखिए यहाँ डायग्राम देख लीजिए, ए बी सी डी तक टेट्रास्पोर बन गए और टेट्रास्पोर जर्मिनेट हो गए। डी के बाद एक डायग्राम आया ई, यहां मेरी फिगर है, जो ई डायग्राम उसमें हमने दिखाया है, जो पौधा है उस पर विशेष प्रकार की ब्रांचेज होती हैं जो क्या कहलाती हैं? ट्राइकोब्लास्ट कहलाती हैं। इस बात का समझ में आ जाना चाहिए, मुझको लगता है आपको। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूंगा। अभी जो ट्राइकोब्लास्ट है, इस ट्राइकोब्लास्ट पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, चूंकि मेल पौधा है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होगा और वो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहलाएगा स्पर्मेटेंजियम। क्या कहलाएगा? स्पर्मेटेंजियम। ये जो स्पर्मेटेंजियम है कॉम्पैक्ट कोन की फॉर्म में। आप देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोन मौजूद हो, ठीक है, तो एक ब्रश मौजूद हो, तो कॉम्पैक्ट कोन की फॉर्म में स्पर्मेटेंजियम डेवलप होगी। ये बात समझ में आया? अगर हम एक स्पर्मेटेंजियम को देखें तो हम ये पाते हैं कि इस
तरह से एक स्पर्मेटेंजिया यहाँ अटैच है, ये स्पर्मेटेंजियल सदर सेल्स हैं, ये सेंट्रल सेल है, इनसे स्पर्मेटेंजिया डेवलप हुई है। अब स्पर्मेटेंजियम से क्या होगा, सिंगल यूनिसेलुलर स्पर्मेशिया यानी मेल गैमीट डेवलप होता है। एक खास बात मैं आपको और बताता हूं, इस बात को आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में सवाल भी आता है बेटा। चूंकि एलगी की बात कर रहे हैं तो कई सारे एलगी में जब आप मेल गैमीट की बात करते हैं या सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करते हो तो इस बात को नोट कर लीजिए, पॉलीसाइफोनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? ऊगैमस प्रकार का होता है। और ऊगैमस रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब मेल गैमीट मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है। अब मेल गैमीट कैसे मोटाइल होता है? इन केस ऑफ अदर एल्गी मेल गैमीट हैव द फ्लैजेला टू मोटाइलिटी। मेल गैमीट में फ्लैजेला होते हैं जिनके कारण मोटाइल होता है। बट इन केस ऑफ पॉलीसाइफोनिया मेल गैमीट का नाम है स्पर्मेशियम, और जो स्पर्मेशियम है वो मोटाइल तो है लेकिन उसमें फ्लैजेला नहीं है। कैसे मोटाइल है? विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, पानी की धारा के साथ वो मोटाइल है। तो यहां क्या होता है, एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएट क्या बनता है? स्पर्मेशिया मेल गैमीट बनता है। तो ये बात तो भी मेल पौधे की। डायग्राम आया ई और एफ। उसके बाद अब हम बात करते हैं फीमेल प्लांट की। तो यदि हम फीमेल प्लांट को देखें तो ठीक वैसे ही जैसे हम मेल प्लांट पर ट्राइकोब्लास्ट मौजूद थे, ऐसे ही फीमेल प्लांट पर भी ट्राइकोब्लास्ट मौजूद होंगे। वहां क्या होगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होगा और जिसके बेस पर क्या पाया जाएगा? एग पाया जाएगा, यानी फीमेल गैमीट पाया जाएगा। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्पोगोनियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है, मादा जो जनन संरचना है उसको हम बोलते हैं कार्पोगोनियम, जिसके बेस पर क्या मौजूद होती है? एग सेल मौजूद होती है। और ये बिल्कुल घड़े के समान है। ऐसे आप देखें, पूरी रचना को देखें तो हम ये पाते हैं कि ये जो कार्पोगोनियम है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसके ठीक नीचे एग सेल मौजूद है और ठीक उसके नीचे एक ऑक्सिलरी सेल डेवलप हुई है। ऑक्सिलरी सेल मौजूद है, साइड में लैटरल स्ट्राइल फिलामेंट, ध्यान रखिएगा, साइड में लैटरल स्ट्राइल फिलामेंट है और बेस पर बेसल स्ट्राइल फिलामेंट है। मैं एक बात और बता दूं, ये क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मादा जनन संरचना है। मादा जनन संरचना को कहते हैं कार्पोगोनियम। ये मेरी फिंगर आपको दिखाई दे रही है। कार्पोगोनियम के बेस पर एग सेल मौजूद है, नीचे ऑक्सिलरी सेल मौजूद है, यहाँ लैटरल स्ट्राइल फिलामेंट डेवलप हो रहे हैं और ये बेसल स्ट्राइल फिलामेंट सेल। अब ये सब क्या है? जो लैटरल स्ट्राइल फिलामेंट है, बेसल स्ट्राइल फिलामेंट है, ये क्या करेंगे? जब जाइगोट बनेगा, जब फर्टिलाइजन हो जाएगा, जब निषेचन हो जाएगा, जब नर और मादा गैमेट मिल जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये पोषण प्रदान करेंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो ये चित्र आप देख रहे हैं जी। उसके बाद क्या होता है, ये ट्राइकोमाइनी है। ट्राइकोमाइनी देखिए पतली सी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्राइकोमाइनी रिसेप्टिव स्ट्रक्चर है, यानी ये इंतजार करती है, रिसेप्शन होता है ना, लिखा होता सुस्वागतम, ठीक ऐसे ही ट्राइकोमाइनी रिसेप्टिव होती है, इंतजार करती है मेल गैमीट का या स्पर्मेशियम का, इंतजार करती है आइए जी आइए। तो जैसे ही मेल गैमीट यानी स्पर्मेशियम विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट आता है, वो चिपक जाता है कहाँ? ट्राइकोमाइनी पर। जैसे ही ट्राइकोमाइनी पर चिपकता है तो जो मेल गैमीट यानी स्पर्मेशियम का कंटेंट है, जो उसके अंदर केंद्रक है, उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, वो ट्राइकोमाइनी में ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ही ट्रांसफर हो जाता है तो ट्राइकोमाइनी क्या होती है? यहाँ से श्रिंक होने लगती है और जो मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने लगता है। तो देखिए जी के बाद डायग्राम आया एच, आप यहाँ देख सकते हैं, ये श्रिंक होना शुरू हो गई। इस पूरे स्ट्रक्चर के चारों एक वॉल है, इसको हमने पेरिकार्प कहा। कार्पोगोनियम यानी फीमेल स्ट्रक्चर, ऑक्सिलरी सेल पहले से मौजूद है। अब नीचे एक सेल और है, हमने यहां भी दिखाई है, जिसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल बोलते हैं। ऑक्सिलरी सेल मौजूद है जिसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस है, यहाँ सपोर्टिंग सेल मौजूद है और ये लैटरल फिलामेंट है। इतनी बात समझ में आई? दोबारा बताता हूँ, यहाँ जब स्पर्मेशियम फ्यूज हो गया तो ट्राइकोमाइनी श्रिंक होने लगी,
चारों ओर की वॉल पेरिकार्प है, फीमेल पार्ट कार्पोगोनियम कहला रहा है, ठीक है। कार्पोगोनियम के ठीक नीचे यहाँ ऑक्सिलरी सेल डेवलप हो गई थी, ऑक्सिलरी सेल है, कार्पोगोनियल फिलामेंट है, सपोर्टिंग सेल है और लेटरल फिलामेंट भी होंगे। अब क्या होता है, जो कार्पोगोनियम है जिसका न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो गया है, ये माइटोटिक डिवीजन द्वारा विभाजित होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है और दो न्यूक्लियस बना देता है। इस बीच ये जो ऑक्सिलरी सेल है ये एक ट्यूब के साथ इस कार्पोगोनिया के साथ जुड़ जाती है, एक ट्यूबुलर कनेक्शन बना लिया। किसने? ऑक्सिलरी सेल ने। देखिए यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है ऑक्सिलरी सेल का, ऑक्सिलरी सेल अलग है और कार्पोगोनियम अलग है, लेकिन यहाँ क्या है, ट्यूबुलर कनेक्शन बना। जैसे ट्यूबुलर कनेक्शन बना वैसे ही ये जो एक न्यूक्लियस था किसका, कार्पोगोनियम का, वो ऑक्सिलरी सेल में ट्रांसफर हो गया। ये ट्रांसफर हो गया, ट्राइकोगोनियम श्रिंक होने लगी। अब एक और चेंज आया, देखिए ये सारे चेंज फर्टिलाइजेशन के बाद हुए हैं। यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, पहला चेंज हुआ, ट्राइकोगोनियम श्रिंक हुई, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज। एक सवाल आएगा, डिफाइन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन पॉलीसाइफोनिया। तो जब ये सवाल आएगा तब आप यहां से दिखाएंगे कि क्या हुआ, जैसे स्पर्मेशियम फ्यूज हुआ, स्पर्मेशियम ने अपने कंटेंट ट्रांसफर किए, वैसे ट्राइकोगोनियम श्रिंक होने लगी, यहाँ डिवीजन हो गया, माइटोटिक डिवीजन हुआ, डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑक्सिलरी सेल में ट्रांसफर हो गया। और फिर क्या हुआ, फाइनली जो लेटरल फिलामेंट के साइफन्स हैं, जो हमने यहाँ दिखाया बेसल स्टाइल फिलामेंट है और यहाँ हमने दिखाया लेटरल स्टाइल फिलामेंट है, और ये जो सपोर्टिंग सेल है और ये जो ऑक्सिलरी सेल है और ये जो कार्पोगोनियम है, ये सब आपस में फ्यूज हो गए, ये सब आपस में इंटरमिंगल हो गए, ये सब आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और जो स्टाइल फिलामेंट है जब ये डीजनरेट करते हैं तो डीजनरेशन के समय क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जब ये सब आपस में फ्यूज हो जाएंगे, देखिए यहाँ धीरे धीरे क्या होगा, ये स्टाइल, इसके बाद जो डायग्राम आता है G के बाद है H और H के बाद I, तो I में आप देख रहे हैं जो लेटरल स्टाइल फिलामेंट है लिखा है डीजनरेटिंग सेल्स, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे करके डीजनरेट होने लगते हैं और आपस में क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होकर के ये देखिए हम यहाँ दिखा रहे हैं, फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, गोनेमोब्लास्ट इनिशियल, धीरे धीरे बेसल स्टाइल सेल फिलामेंट और ये सपोर्टिंग सेल सब आपस में फ्यूज है, गोनेमोब्लास्ट इनिशियल बना रहे हैं और उसके बाद एक रचना बनती है जिसको कहते हैं हम प्लेसेंटल सेल। इस प्लेसेंटल सेल में जो ऑक्सिलरी सेल के पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस था वो ट्रांसफर हो गया और जैसे वो ट्रांसफर हुआ उसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, इधर माइटोटिक डिवीजन हुआ, इधर माइटोटिक डिवीजन के साथ साथ कुछ फिलामेंटल स्ट्रक्चर बनने लगे और जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनने लगे उनको हमने क्या कहा, उनको हमने कहा कार्पोस्पोरेंजिया, और जो न्यूक्लियस थे डिप्लॉयड वो उसमें ट्रांसफर होने लगे। तो जब कार्पोस्पोरेंजिया बनी तो वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्लेसेंटल सेल से सेपरेट हो गए, प्लेसेंटल सेल से सेपरेट हो गए, सबके पास क्या अपना डिप्लॉयड न्यूक्लियस है और उसके बाद इस कार्पोस्पोरेंजिया से क्या बने, आप देखिए डायग्राम के, ठीक है, और के बाद एल, तो जब हम देखते हैं कार्पोस्पोरेंजिया से क्या बने, कार्पोस्पोर्स बने बहुत सारे, और ये जो कार्पोस्पोर्स हैं एक घड़े के समान आर्म शेप एक स्ट्रक्चर में मौजूद है जो इसको कहते हैं सिस्टोकार्प। सिस्टोकार्प में मौजूद है कार्पोस्पोर्स, डिप्लॉयड है, चूंकि डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्लेसेंटल सेल से ट्रांसफर हुआ, ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस कार्पोस्पोर में पहुंचे। अब क्या होगा, कार्पोस्पोरेंजिया से कार्पोस्पोर डेवलप हुए, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो यहाँ एक पोर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोल, इस पोर की मदद से ये फ्री हो जाएंगे और फ्री होकर के एक कार्पोस्पोर जर्मिनेट करेगा। जब जर्मिनेट करेगा तो नीचे की सेल क्या कहलाएगी, राइजोइडल सेल, यहाँ डायग्राम एम है, और जर्मिनेट करने के बाद ये एन डायग्राम, ये जर्मिनेशन हम दिखा रहे हैं, और जर्मिनेशन करने के बाद ये डिप्लॉयड कार्पोस्पोर क्या बनाएगा, वही टेट्रास्पोरोफाइट। मेरी बात आपको समझ में आई, कार्पोस्पोर डिप्लॉयड है, टेट्रास्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, लेकिन जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड है, उसके गैमेट्स हैप्लॉइड है, कार्पोस्पोर्स हैप्लॉइड है। तो इस तरह से दोनों कंडीशंस आपको दिखाई दी
और 3 फेज दिखाई दी। कौन कौन सी, आप रिपीट कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले कार्पोस्पोरोफाइट, सबसे पहले कार्पोस्पोरोफाइट, बताइए। नहीं, सबसे पहले यदि हम यहाँ देखें तो कार्पोस्पोरोफाइट, ये कार्पोस्पोर यहाँ डेवलप हुए, जो जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, टेट्रास्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट से जो टेट्रास्पोर बनेंगे वे यूनिन्यूक्लिएट होंगे, और यूनिन्यूक्लिएट टेट्रास्पोर से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा और फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। और फीमेल गैमेटोफाइट से फिर क्या होगा, फ्यूजन के बाद, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा कार्पोस्पोरोफाइट, और यह कार्पोस्पोर। तो ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड। तो इस तरह से 3 फेजेज में पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, और हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मैंने आपको बताया। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, सर हमको ये बात समझ में आई, नहीं आई, सर आपके वीडियो में इस कमी को दूर कीजिए, क्योंकि आप लोग टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, आप लोग ये जानते हैं कि क्या तरीका है जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। तो मैं आपसे सजेशन भी मांगता हूँ, आपको लगता है कि सर इस तरह से आप बनाइए तो हमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो मैं उसमें सुधार करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, और जब आप बुक में पढ़ेंगे या किसी अन्य लिटरेचर में पॉलीसाइफोनिया को पढ़ेंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। वो जो थैलस है उसकी लाइफ साइकिल आसानी से समझ में आ जाएगी, और मुझे लगता है यदि ऐसा हुआ तो मेरा उद्देश्य पूरा होगा। पुनः आपके इस आग्रह के साथ कि कम से कम बरेली कॉलेज का जो बॉटनी का स्टूडेंट है उसके साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उससे जरूर आप सलाह उसको दें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करे और इसका फायदा उठाए। थैंक यू वेरी मच।